नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी जोन में। आज हम देखने वाले हैं भारतीय राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, अनुसूचियां। हम इससे जुड़े सभी जरूरी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और उनके पीछे की पूरी कहानी पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? विकल्प है 6, 8, 10 या 12। इसका सही उत्तर है 8। 8। तो मतलब जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तब सिर्फ 8 ही थी। बिल्कुल। उस वक्त जो हमारा मूल संविधान था ना, उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और केवल 8 अनुसूचियां थी। अच्छा, और आज तो हम 12 की बात करते हैं। हाँ, तो ये बाकी के 4 बाद में जोड़ी गई। जी हाँ, यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है कि वो समय के साथ बदला है। ये जो बाकी के 4 अनुसूचियां हैं ना, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये सब बहुत जरूरी संविधान संशोधनों के जरिए बाद में आई। हर एक के पीछे एक बड़ी वजह थी। मतलब चाहे वो भूमि सुधार हो या दल बदल की राजनीति या फिर लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाना हो। सही कहा। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए इसी से जुड़ा अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? और विकल्प है 6, 8, 9 या 12। इसका भी सही जवाब 8 ही है। अच्छा, तो मतलब ड्राफ्ट में भी 8 ही थी। हाँ, इससे पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता इस संरचना को लेकर कितने स्पष्ट थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति थी, उसने जो पहला मसौदा तैयार किया था, उसमें 8 अनुसूचियों का ही प्रस्ताव था। और मजे की बात यह है कि जब संविधान सभा में इतनी लंबी बहस हुई, उसके बाद भी यह संख्या 8 ही रही। यानी ड्राफ्टिंग स्टेज से लेकर फाइनल होने तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ। ठीक है, अब आते हैं आज की स्थिति पर। प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? विकल्प है 8, 10, 12 या 14। इसका सही उत्तर है 12। हाँ, जैसा हमने अभी बात की, मूल 8 में 4 और जोड़ी गई। जी, और ये चारों संशोधन हमारे देश के राजनीतिक और सामाजिक सफर की कहानी बताते हैं। मतलब हर नया जुड़ाव ये दिखाता है कि उस वक्त देश के सामने क्या नई चुनौतियां थी, और हमारे सांसदों ने संविधान के जरिए उनका हल निकालने की कोशिश की। बिल्कुल। तो अगला सवाल शायद इसी बात को और पक्का करने के लिए है। प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? विकल्प है 8, 9, 10 या 11। सही जवाब है 8। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि मूल और वर्तमान संख्या के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है ना? हाँ, ये एक बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी तथ्यों में से एक है। चलिए अब उन संशोधनों पर आते हैं जिनसे ये नई अनुसूचियां जुड़ी। तो प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? और विकल्प है पहला, दूसरा, 7वां या 9वां। इसका सही उत्तर है पहला। मतलब सबसे पहला संशोधन। जी, ये बहुत ऐतिहासिक है। सोचिए, संविधान लागू होने के महज 1 साल बाद 1951 में ही पहले संशोधन की जरूरत पड़ गई। इसकी वजह क्या थी? वजह थी भूमि सुधार। उस वक्त सरकार जमींदारी प्रथा खत्म करना चाहती थी, लेकिन जमींदार अपने संपत्ति के अधिकार का हवाला देकर इन कानूनों को अदालत में चुनौती दे रहे थे। अच्छा। तो तब सरकार ने 9वीं अनुसूची बनाकर एक तरह का सुरक्षा कवच तैयार किया, जिसमें डाले गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। तो क्या इसका मतलब ये था कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून पर अदालत सवाल नहीं कर सकती थी? ये तो एक तरह से असीमित शक्ति जैसा लगता है। शुरुआत में यही सोचा गया था, पर यहाँ हमारी न्यायपालिका की भूमिका सामने आती है। 2007 में I.R. कोएल्हो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाला जाता है और वो संविधान के मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो अब ये सुरक्षा कवच असीमित नहीं है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए अगली अनुसूची की कहानी जानते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? विकल्प 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं। इसका सही उत्तर है 10वीं अनुसूची। अच्छा, ये तो दल बदल विरोधी कानून वाला है ना? बिल्कुल, इसे हम सब एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। 80 के दशक में राजनीति में आया राम गया राम का मुहावरा बहुत चल गया था। हाँ, जो ये दिखाता था कि कैसे विधायक और सांसद
निजी फायदे के लिए पलक झपकते ही पार्टियां बदल लेते थे। सही कहा। और इससे सरकारों में बहुत अस्थिरता आ गई थी। इसी को रोकने के लिए 1985 में राजीव गांधी सरकार ये कानून लेकर आई। और इसने यकीनन भारतीय राजनीति पर एक गहरा असर डाला है। अब जमीनी लोकतंत्र की ओर बढ़ते हैं। 73 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? विकल्प हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं। इसका सही उत्तर है 11वीं अनुसूची। ये तो पंचायती राज से जुड़ा है। जी, ये संशोधन 1992 में पारित हुआ और इसे भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। इसके जरिए पंचायती राज संस्थाओं को सीधे संविधान से शक्ति मिली, उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसमें पंचायतों के काम भी बताए गए हैं। हाँ, इस अनुसूची में पंचायतों के कामकाज के लिए 29 विषय दिए गए हैं, जैसे कृषि, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवास और गरीबी हटाने के कार्यक्रम। यानी गांवों को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार मिला। और इसी से जुड़ा हमारा अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? विकल्प 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं। सही उत्तर है 12वीं अनुसूची। तो ये दोनों संशोधन एक साथ ही आए थे। हाँ, एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ 11वीं अनुसूची ने ग्रामीण भारत यानी पंचायतों को मजबूत किया, वहीं 12वीं अनुसूची ने शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया। अच्छा, और इसमें कितने विषय हैं? इसमें शहरों के विकास और प्रशासन से जुड़े 18 विषय शामिल हैं, जैसे शहरी योजना, सड़कें, पुल और सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची ने मिलकर स्थानीय स्वशासन की नींव को संवैधानिक रूप से मजबूत किया। बहुत खूब। अब हम वापस मूल अनुसूचियों की तरफ चलते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? विकल्प है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। इसका सही उत्तर है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अच्छा, तो इसमें सैलरी और भत्तों की बात है। बिल्कुल, आप इसे देश के शीर्ष पदों का सैलरी चार्ट समझ सकते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सीएजी जैसे प्रमुख संवैधानिक पदों के वेतन, भत्ते और पेंशन का पूरा ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, अब पहली अनुसूची पे आते। प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? विकल्प है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची। इसका सही जवाब है प्रथम अनुसूची। तो ये भारत की एक तरह से आधिकारिक सूची हुई। हाँ, आप इसे देश का आधिकारिक परिचय कह सकते हैं। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके अधिकार क्षेत्रों की सूची होती है। जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे तेलंगाना बना, या किसी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बदलता है, जैसे जम्मू कश्मीर का हुआ, जी, तो सबसे पहला संशोधन इसी पहली अनुसूची में किया जाता है। ये तो बहुत तार्किक है। अब अगला प्रश्न, जो पिछले एक प्रश्न से काफी मिलता जुलता है। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? विकल्प प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची। हाँ, इसका सही उत्तर द्वितीय अनुसूची ही है। तो ये सवाल हमारी समझ को और पुख्ता करने के लिए है। जैसा आपने कहा, यह पहले पूछे गए सवाल का ही एक विस्तृत रूप है। इसमें बस उन सभी पदाधिकारियों के नाम स्पष्ट रूप से बता दिए गए हैं। बिल्कुल। अब तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? विकल्प है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। इसका सही उत्तर है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अच्छा, तो दूसरी अनुसूची में वेतन और तीसरी में वचन। वाह, क्या बात है, आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे याद रखा है। अगर दूसरी अनुसूची वेतन की बात करती है तो तीसरी वचन की। जब कोई व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक पद संभालता है तो उसे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। इस अनुसूची में उसी शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। तो पहली अनुसूची देश का क्षेत्र बताती है, दूसरी वेतन और तीसरी शपथ। ये क्रम समझना वाकई आसान है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में
प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। विकल्प प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची। इसका सही उत्तर है चतुर्थ अनुसूची। और ये हमारे संघीय ढांचे के लिए बहुत जरूरी है ना? बहुत ज्यादा। ये अनुसूची तय करती है कि संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी। और ये सीटों का बंटवारा कैसे होता है? यह मुख्य रूप से उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य से राज्यसभा में सबसे ज्यादा 31 सीटें हैं, जबकि गोवा जैसे छोटे राज्य से केवल 1। अब एक बहुत ही विशेष प्रावधान पर सवाल है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान की किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से है? विकल्प है 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 370, छठी अनुसूची या अनुच्छेद 250। सही उत्तर है छठी अनुसूची। ये तो कुछ खास इलाकों के लिए है शायद। जी, ये हमारे संविधान की विविधता और लचीलेपन का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्था करती है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि इन क्षेत्रों की अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक प्रथाएं हैं जिनकी रक्षा की जानी चाहिए। इसलिए यहाँ स्वशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिन्हें अपने स्थानीय मामलों पर कानून बनाने और यहाँ तक कि न्याय करने का भी अधिकार है। ये तो वास्तव में अनेकता में एकता के सिद्धांत को दर्शाता। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? विकल्प है 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। सही उत्तर है 8वीं अनुसूची। यह अनुसूची तो भारत की भाषाई विविधता का प्रतीक है। बिल्कुल। जब संविधान बना था तब इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन समय के साथ और भाषाओं को इसमें शामिल करने की मांग उठी। और वो कब जुड़ी? देखिए, 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया, और अंत में 2003 में एक बड़े संशोधन के जरिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, जिससे इन भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? और आपके विकल्प हैं राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, संघ, राज्य और समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ, या फिर दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। तो इसका सही जवाब है भाषाओं के साथ। भाषाओं के साथ। ओके। जी, 8वीं अनुसूची में संविधान ने जिन भाषाओं को मान्यता दी है उनकी पूरी लिस्ट है। अच्छा, और इसमें कितनी भाषाएं हैं अभी? देखिए, जब संविधान बना था तब तो इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी, लेकिन आज की तारीख में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। तो ये बाद में जोड़ी गई? हाँ, बिल्कुल। जैसे 1967 में 21वें संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया, फिर 1992 में 71वें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया, और उसके बाद 2003 में 92वें संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इसमें जोड़ा गया। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? विकल्प है 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। इसका सही जवाब है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, ये तो काफी चर्चा में रहती है। जी, बहुत। इस अनुसूची को पहले ही संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से जोड़ा गया था। अच्छा, पहले संशोधन से? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा को खत्म करने वाले कानूनों को अदालती चुनौती से बचाना। तो एक तरह से ये न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए था। बिल्कुल, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने IR कोएलो केस में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किया गया कोई भी कानून अगर वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। बहुत दिलचस्प है ये। इसी से जुड़ा अगला सवाल है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? विकल्प है तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु।
जी, तमिलनाडु सरकार ने 69% आरक्षण का प्रावधान करने वाला एक अधिनियम बनाया था। अब चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50% की सीमा से ज्यादा था, तो इसे न्यायिक चुनौती से बचाने के लिए 76वें संविधान संशोधन 1994 के माध्यम से 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। समझ गया। अगला प्रश्न है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1, अनुसूची 7 की राज्य सूची, अनुसूची 9 या अनुसूची 10? इसका सही जवाब है अनुसूची 1। अनुसूची 1, ठीक है। हाँ, संविधान की पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके भौगोलिक क्षेत्रों का उल्लेख है। तो जब भी कोई नया राज्य बनता है या किसी राज्य की सीमाओं में कोई बदलाव होता है, तो पहली अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य हो जाता है। बिल्कुल। अब अगले सवाल पर चलते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? आपके विकल्प हैं 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। ये विवरण 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 10वीं अनुसूची, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल सही। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसका मकसद था कि सांसदों और विधायकों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोका जाए, ताकि राजनीतिक अस्थिरता ना हो। ठीक है, तो अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? विकल्प है दल बदल कानून, संघ की भाषाओं, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा या इनमें से कोई नहीं। जैसे हमने अभी बात की, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। सही है। चलिए, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? और विकल्प है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। इसका सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर? तो ये किन राज्यों में लागू होती है? देखिए, 6ठी अनुसूची 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान करती है। अच्छा। इसके तहत इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की स्थापना की जाती है, ताकि वहां की जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा हो सके। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। अगला सवाल है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा मैच गलत है? पहला है 8वीं अनुसूची भाषाएं, दूसरा दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, तीसरा 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन और चौथा 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। अच्छा, तो ये गलत क्यों है? क्योंकि दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपालों, न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों का उल्लेख है। शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है, दूसरी में नहीं। ओके, तो दूसरी अनुसूची वेतन से जुड़ी है और तीसरी शपथ से। बिल्कुल। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, नगरपालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से या उपरोक्त में से किसी से नहीं? इसका सही उत्तर है पंचायती राज से। पंचायती राज से। जी, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। इसी संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी दिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? विकल्प है, इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा है, इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं, या इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध है। इसका सही वर्णन है, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। मतलब राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। हाँ, बिल्कुल। 4थी अनुसूची ये तय करती है कि भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, और ये आवंटन उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से
कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी सूची या चौथी सूची? इसका सही उत्तर है पहली सूची। पहली सूची। जी। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, पहली अनुसूची भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों मतलब केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण देती है। सही है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा? 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये संशोधन 1951 में ही हो गया था? जी, ये संशोधन 1951 में किया गया था और ये संविधान में किया गया पहला संशोधन था। अच्छा, पहला ही संशोधन। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? विकल्प है पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी। को सही वर्णित करता है। यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। ये राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है या ये आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है? ये प्रश्न चौथे शेड्यूल के बारे में फिर से है। इसका सही उत्तर है यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। राज्यों की परिषद मतलब राज्यसभा ही हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, राज्यों की परिषद का मतलब राज्यसभा ही है। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? विकल्प है तीसरी, पांचवी, सातवीं या 9वीं? इसका सही उत्तर है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची। जी, 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर भारत के किसी भी अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इसके तहत ऐसे क्षेत्रों में जनजातीय सलाहकार परिषदों यानी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स की स्थापना का प्रावधान है। तो ये थे भारतीय संविधान की अनुसूचियों से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और उनकी विस्तृत जानकारी। मुझे उम्मीद है कि इससे काफी कुछ साफ हुआ होगा। बिल्कुल, उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को ये सत्र पसंद आया होगा। और अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आपके लिए एक सवाल है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट्स में देना है। जी जरूर। सवाल है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम इंतजार करेंगे। द स्टडी जोन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।